हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद्याग्राम एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र का है, यह आपको वार्षिकांक 2026। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बना होता है? तो पर्यावरण आपको जो है सो जैवीय घटक से, जैवीय घटक से, भू आकृति से, इसके बाद है आपको जो है सो जैवीय घटक से, भू आकृति से, अजैव घटक से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है सो उपयुक्त सभी। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं क्या है। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। यानी इसका जो घटक होता है पर्यावरण का, ये दो घटक होता है, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। यह आपको जो है सो जैविक और अजैविक दोनों तत्वों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण के तीन घटक होते हैं, भौतिक एवं अजैविक घटक। यह आपको स्थल है, इसका याद रखेंगे। भौतिक या अजैविक घटक क्या है? तो इसमें स्थल आता है, वायु आता है और जल आता है। नेक्स्ट है वो जैविक घटक में हो जाएगा पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्मजीव। ये आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला है कि ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक में आता है सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। यानी दो प्रकार की ऊर्जा, तो एक सूर्य का ऊर्जा होता है, एक भूतापीय ऊर्जा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो सेकेंड क्वेश्चन है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उस सटीक जगह को कहते हैं आपको जो है सो उस सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवास कहा जाता है। उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको जो है सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास कहलाता है। यानी कोई पेड़ पौधा पे हो या कोई किसी जगह पे रहता है तो उसका ये आवास कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जो है सो वह जानवर जो मुक्त मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो जो केवल मांस खाता है उसको कार्निवोर कहा जाता है, यानी उसको हिंदी में मांसाहारी कहा जाता है। वे जानवर जो मुक्त मांस सेवन करता है मांसाहारी कार्निवोर कहते हैं। जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी, सर्वाहारी, फलहारी, बीजहारी सरे कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले तथा रक्त चूसने वाले अन्य जंतु की श्रेणी है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है सो अगला क्वेश्चन है, तेसर नंबर क्वेश्चन है आपको, तेसर हो गया, वह जानवर जो मांस खाता है कि उसे क्या कहते हैं? तो कार्निवोर कहा जाता है, उसी को मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है सो चौथा नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। यानी कितना होना चाहिए वन? तो वन होना चाहिए 33%। यानी कुल जो क्षेत्रफल है भूमि का उसका 33% पे वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति यानी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु के दृष्टिगत भारत के कुल भूमि के कम से कम 33% भूमि पर पहाड़ी क्षेत्रों में 67.67% पर वन आवश्यक है, जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है आपका जो है सो भारतीय वन संरक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। भारतीय वन संरक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। वन परिस्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर यानी 25.17% क्षेत्रफल पर वनावरण एवं वृक्षावरण है। जबकि वनावरण जो है सो 7,15,345.61 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 21.76% है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। तो इसका बृहद स्रोत है आपको जो है सो जंगल के पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये सही है। समुद्री घासों में प्रकाश संश्लेषण, ये भी सही है। नेक्स्ट आपको घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे के प्रकाश संश्लेषण, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो तो पृथ्वी के अनुनिश्रित भौतिक प्राणियों के मुख्य घटक में से एक वातावरण है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% है आपको जो है सो ऑक्सीजन, और अन्य गैस 1% है जो है सो। ऑक्सीजन के बृहद एवं उच्च स्रोत में जंगल के पौधों प्रकाश संश्लेषण, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण के घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों को प्रकाश संश्लेषण प्रमुख घटक है। तो ये है आपको जो है सो प्रमुख घटक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सो अगला है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो किसे शामिल नहीं किया गया है, तो निर्धारित एवं भूखों को समाप्त करना, सर्वव्यापी प्राथमिकी शिक्षा की प्राप्ति, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। तो ये इसका डी आंसर है, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। नेक्स्ट है आपका जो है सो तो संयुक्त राष्ट्र तत्कालीन 189 सदस्य देशों द्वारा सितंबर 2000 में हस्तांतरित सहस्ताब्दी घोषणा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने 8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की घोषणा की है, जिसकी प्राप्ति सदस्य देशों द्वारा 2015 तक करनी थी। 8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित है। पहला है आपको जो है सो इसमें पहला है, ये पहला कौन सा है, तो गहन गरीबी एवं भूखमरी का उन्मूलन। दूसरा है सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा का प्राप्ति, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण। इसका चौथा नंबर है बाल मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट 5वां नंबर है मातृ स्वास्थ्य में सुधार, और 6ठा नंबर है HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य प्रमुख रोगों की रोकथाम। पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, विकास हेतु वैश्विक साझेदारी का विकास करना। तो ये आपको जो है सो 7वां नंबर। 8वां नंबर है आपको विकास हेतु वैश्विक साझेदारी का विकास करना। तो ये 8 प्रकार के मतलब जो है सो इसका ये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में 2016 से 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ये क्या है, तो UNDP है। तो UNDP के द्वारा जो है सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो ये है विलुप्त होने के खतरे में परी प्रजाति कहलाती है। क्या कहलाती है, तो लुप्त प्राय कहलाता है। क्या कहलाता है, लुप्त प्राय कहलाता है। यानी विलुप्त होने के कगार पर खड़े प्राणी को क्या कहता है, तो लुप्त प्राय कहा जाता है। लुप्त प्राय कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है सो सी। ठीक है, जिन प्रजातियों के सामने विलुप्त हो जाने का स्पष्ट खतरा होता है और जिनकी संख्या आवास इतनी घट चुकी है कि भविष्य में लुप्त हो सकती है, उन्हें संकटग्रस्त या लुप्त प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, सुभेद ऐसी प्रजाति जिनमें खतरा तो है परंतु वह लुप्त प्राय जितना तात्कालिक या तीव्र नहीं है, उन्हें सुभेद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ क्या होता है, तो जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या क्या है, कम है, पहले वे अभी सीधे विलुप्त के कगार पर नहीं मानी जाती है। ठीक है, उसको दुर्लभ कहा जाता है। विलुप्त वे प्रजाति जिनकी कोई भी जीवित सदस्य प्राकृतिक आवास में देखा नहीं गया है, उसे विलुप्त प्राणी कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका जो है सो प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है सो तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार विक्षा मानव पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, हाँ, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन वृक्षा के क्षेत्र के रक्षण के लिए प्रयासरत रहे। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी की उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की थी, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। विगत वर्षों में टिहरी बांध आंशिकी पारिस्थितिकी विनाश के दृष्टिकोण से टिहरी बांध का निर्माण विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है सो चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपको चिपको आंदोलन क्या है, देखिए, छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, दूध उत्पादन करने के लिए आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। ये जो आंदोलन था आपको जो है सो वृक्ष को कटाई से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आपको जो है सो यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। भाले भाले कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, ठीक है। पेड़ों पर हथियार उठा के हम भी उसके साथ कटेंगे। इसी नारों के साथ 1970 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए चमोली की महिलाओं ने गौरी देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणविद ने चिपको आंदोलन में पहचान दिलाई, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि चिपको आंदोलन किस साल हुआ था? तो 1970 के दशक में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है आपका जो है सो 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करता है, ठीक है। तो पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करता है? पर्णहरित से, वायुमंडल से, प्रकाश से या मृदा से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा से, ठीक है। अगला है आपका जो है सो हरे पौधे स्वपोषी, ठीक है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी स्वपोषी को क्या कहता है? ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, अर्थात ये कार्बनिक पौधों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिज के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। इसका पोषण खनिज पोषक कहलाता है, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका जो है सो लाइकेन किस वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है? तो ये होता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। किसके प्रति होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रतीक होता है। किसके प्रतीक होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रतीक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है सो तो ये है आपको, ये क्या है? देखिए, लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है। किसके प्रति संवेदनशील होता है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है, खास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में भी कार्य करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? तो लाइकेन कार्य करता है, ठीक है। अगला है आपका जो है सो 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव, साथ ही 21 द्वीप शामिल है। तो ये क्या है आपको जो है सो 21 द्वीप शामिल है, ठीक है। तो ये है आपको मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है।
अगला है आपको जैसे प्रश्न विकल्प, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में ज्वारमुख, समुद्री तट, निकटीय द्वीप, पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के लिए साथ ही 21 द्वीप शामिल है। किसमें? यह आपको जो सो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। अगला है आपको जो सो 13 नंबर क्वेश्चन है, गैंगेटिक डॉल्फिन गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पे हम विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जो सो गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा सेकंड ऑप्शन है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। यह कोलाइडिकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ता है और शिकार करता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, उपयुक्त क्या है? सभी सही है। उपयुक्त, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, गांगे डॉल्फिन के बारे में की कथन सही है। वर्ष 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे कि गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को, तो ये किया गया आपको 2009 में। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और फिर शिकार करती है, ये भी सही है। तो ये है आपको इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ठीक है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता है, हाँ, जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बनाता है, ये भी कथन सही है। तो नेक्स्ट है आपको जो गंगा नदी डॉल्फिन IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय, क्या है आपको? लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, 14 नंबर है आपको जो है सो 14 नंबर क्या है? भारत में वनस्पतिक एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 81,000 प्रजाति जीवों की, कितना? 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखेंगे। जो सो VVI क्वेश्चन है, ये इसको आप VVI क्वेश्चन मान के चलते हैं। ठीक है, भारत में वनस्पति में जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति आपको जो है सो पाया जाता है वनस्पति की। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, भारत में जंतुओं की लगभग 9,000 तथा वनस्पति की लगभग 47,000 प्रजाति पाई जाती है। अनुमानतः 47,000 पौधे की प्रजातियों में लगभग 15,000 फूलों की प्रजाति पाई जाती है। कितना? 15,000। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प ए चयन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है। क्यों? क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। क्यों पर यानी ठीक है, इसमें पौधों और जानवरों की काफ़ी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। शांत घाटी साइलेंट वैली नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम कोने में केरल राज्य में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता है कि शांत घाटी कहाँ है, तो ये आपको केरल में पड़ता है। ठीक है, जिसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। यह जैव विविधता के भरपूर हैं और इसे संरक्षित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नदी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह भरतपुर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला है आपको जो सो
निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है आपको छत्तीसगढ़ में, ये याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला है आपको जो है सो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर नदी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1900 कब दिया गया? 1982 में दिया गया। कब दिया गया? 1982 में। ठीक है, तो याद रखेंगे कब दिया गया? 1982 में। अगला है आपको जो सो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। क्या सुरक्षा दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान में? तो ये है आपको जो सो केवल जंतुओं को, केवल पादप को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दिया जाता है संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है, किसको दिया जाता है? संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण उद्देश्यों से सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य सरकार अधिसूचना राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है, यानी इसको राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित करता है? तो राज्य सरकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा आपको जो है सो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको जो सो बताना है। इंडुग्गी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, ये आपको सही है। ठीक है, भावनगर महावीर बिहार में है, ये आपको देखना है। तो ये सही नहीं है, भावनगर महावीर ये आपको सही नहीं है, तो हमको सही नहीं पता करना था, तो इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। बलपक्रम ये आपको मेघालय में है, तो ये आपको ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है सो इंडुगी राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है सो क्या है? इंडुगी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंडुगी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वह भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। इम्पोर्टेंट है आपको जो सो महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, मोलेलेम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपको जो सो गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो महावीर अभयारण्य है आपको जो है सो। ठीक है, वर्ष 1967 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्वीकृति किया गया। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ है? मेघालय राज्य में स्थित है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। गारो हिल्स के पास स्थित है, यानी एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गारो खासी पहाड़ी कहाँ है? तो आपको ये भी मेघालय में है। ये समुद्री तट से लगभग 3000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कितने हजार? 3000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद है दास कैपिटल नस्ल एशिया, दास कैविट नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो ये आपको किस में छोड़ा गया इसको? तो ये छोड़ा गया आपको जो सो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ छोड़ा गया है? नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, वर्ष 2022 में 10 बंदी नस्ल के एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया ठीक है, मनोरिया किशोरों को नत्रकी नेशनल पार्क नागालैंड के एक संरक्षित क्षेत्रों में से एक था। विदित हो कि एशिया विशालकाय कछुआ को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN को संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची के तहत गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ध्यातव्य है कि नागालैंड वन विभाग
और गैर लाभकारी टर्टल सर्वाइकल अलायंस और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया ने प्रजातियां पुनः जंगल अधिवास के अनुकूल बनाने हेतु जनसंख्या में सुधार के लिए उद्देश्य से किशोर कछुओं को छोड़ा। जानवरों की उनकी रिहाई में पहले नागालैंड जूलॉजिकल पार्क दीमापुर में 5 साल तक संरक्षित किया गया और उनमें प्रजनन कराया गया। विशालकाय एशिया में स्थित भूमि एशिया में कुछ कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी सीधी कवच की लंबाई अधिकतम 600 मिलीमीटर तक होती है और लगभग 37 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है? 37 किलोग्राम तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है सो सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ये आपको गोवा में, कहाँ है? गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है सो तो सलीम अली चिड़िया या पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1988 में। अगला है आपको हाल ही में चीन के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया गया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। संकेतक वन्यजीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। यह अभयारण्य भूटान के पूर्वी हिस्सों में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 740.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। अगला है आपको जो है सो नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है? तो ये मान्यता दिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। किसने दिया है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र का विकास साइंटो की आधिकारिक अभयारण्य बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट है आपको, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल मार्गदर्शन में इसके पार्टीशन द्वारा की जाती है। नागी और नकटी अभयारण्य को रामसर सूची की अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि क्षेत्र में मान्यता दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको जो है सो। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क है आपको जो है सो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अगला है आपको कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व, हाँ, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर रिजर्व कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य के मांडला या बाल घाटी जिले में स्थित है। ठीक है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है। इसके बारे में आपको जो है सो ये चुनना है। पहला स्टेटमेंट है आपको जो है सो क्या है? पहला स्टेटमेंट, तो यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अगला है यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2 सही है। ठीक है। अगला हीट वेव ग्रीष्मकाल के दौरान
किसी स्थान विशेष या औसत तापमान के सामान्य रूप से अधिक हो जाने सामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक, किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंचता है तो इसे हीट वेव कहा जाता है। क्या कहता है? हीट वेव। यानी मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्र में जो है सो 30 डिग्री सेल्सियस हो। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है सो वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। सूर्य के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी उष्मा को दीर्घ तरंग के रूप में अपने निकटतम स्थित वायुमंडलीय परतों की ओर संचारित करती है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैसों कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी का वायुमंडल दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है। क्या होता है? हीट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो 26 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, CFC है, मीथेन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, CFC भी है, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, तो और मीथेन भी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। कैसा करता है? ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी और विकिरण का प्रेषण भी कहलाता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों अवशोषित कर लेती है। ठीक है, कर लेती है। वे गैसें जो विकिरण के दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित है। पहला आपको कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। इस प्रकार प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो कौन सी गैस देती है आपको जो है सो? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, नाइट्रस ऑक्साइड देता है, मीथेन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी देता है और मीथेन भी देता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक कौन सा है? तो मुख्य घटक है आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। तो उपयुक्त यानी एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपको जो है सो 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? तो वातावरण प्रदूषण ऑक्सीजन है, ओजोन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन ओजोन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो हो जाएगा, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। एक आपको ओजोन हो जाएगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ओजोन वातावरण प्रदूषण गैस मानी जाती है। ये स्वास्थ्य पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, यानी फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करता है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों, हाँ, अन्य उद्योगों, ठीक है, अन्य उद्योगों गतिविधि, जीवाश्म ईंधन का दहन, भूतापीय ओजोन या भूमंडलीय ओजोन द्वितीयक प्रदूषण है, जो वाहनों, उद्योगों और बिजली के संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और वाष्पशील कार्बन यौगिक VOCs से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है सो निम्नलिखित में से किस गैस का वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन है, ऑक्सीजन है,
हाँ सल्फर डाइऑक्साइड है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा आपका जो है सो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 आदि को CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO आदि को प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, और CO को दमघुटन गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहता है, दमघुटन गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला है आपको जो वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसक्तों प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्या कहता है, अम्ल या अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगला है आपको अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा कैसे होती है, कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा NO2 के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होता है। इस प्रदूषण का उत्सर्जन कारखाने में पेट्रोल तथा वर्षा संयंत्र उत्पन्न कोयला जलने से होता है। अतः इस प्रश्नों के लिए एक से अधिक विकल्प सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको जो सो एक ई ऑप्शन होना चाहिए था इसका, एक से अधिक ऑप्शन, तो ये सही होता। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ सही है, एक पेट्रोल से पहले एक केमिकल जलाने से, पेट्रोकेमिकल जलाने से भी होता है, कारखाना के से भी होता है और कोयला निकलने से भी होता है। ठीक है, इसके बाद है आपको जो है सो अम्ल वर्षा के घटक हैं। अम्ल वर्षा के क्या घटक है, HNO3 है, H2SO4 है, CO2 है, A B दोनों हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों सही है। ठीक है, अगला है बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो बायोगैस का क्या है, तो बायोगैस का आपको जो मीथेन प्रमुख है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। ठीक है, अगला है आपको जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न बायोगैस कहलाती है। बायोगैस में मुख्य घटक मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75% तक पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन गैस कितना होता है, तो 50 से 75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कोयले का उपयोग होता है। कोयला का उपयोग कौन से काम में हम लोग करते हैं, तो ये होता है आपको जलाने में। किस में करता है, जलाने में प्रयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग घरों, उद्योग धंधों, ईंधनों के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कोल गैस बनाने में, कोक बनाने में, भाप द्वारा रेल इंजन चलाने में किया जाता है। क्या है, रेल इंजन चलाने में किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका जो है सो 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 36 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO में प्रदूषण वायु में सांस लेना खतरनाक होता है। क्यों, ये क्यों होता है, तो CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है। ठीक है, संयोग करता है, जो मनुष्य को सांस लेने में क्या होता है, कठिनाई होती है। ठीक है, अगला है आपको जो सो कार्बन मोनोऑक्साइड से दूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त परिसंचरण तंत्र को बाधित करता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन गंधहीन गैस है, जो मोटर वाहन या भट्ठियों में ईंधन के जलने से निकलती है। ठीक है, अगला है आपका जैसो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक है, तो वायु प्रदूषण का प्लास्टिक का निपटाना, जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, जीवाश्म ईंधन की का जलना। ठीक है, गैसीय वायु प्रदूषक निम्नलिखित में से को शामिल किया जाता है, जीवाश्म ईंधन, खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल के दहन के मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस निकलते हैं, जो वायु प्रदूषण के क्या होते हैं, घटक होते हैं। ठीक है,
सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन में दहन में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आदि गैस निकलते हैं। ठीक है। अगला है कणिकीय तत्व क्या है? तो ये है आपको वायु प्रदूषक। क्या होता है? वायु प्रदूषक। कणिकीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है। ठीक है। कणिकीय तत्व में कोणीय प्रदूषण भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों तक एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है। अगला है आपको जो है सो मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ये क्या प्रभाव पड़ता है? पहला धूप से जलन, धूप से जलन, धूप से जलन तो होता है। दूसरा है आपको जो है सो मोतियाबिंद। तीसरा है त्वचा कैंसर। हाँ, चौथा त्वचा का मुरझा जाना। तो सभी जो है सो ऑप्शन सही है। ओजोन अपक्षय सूर्य किरण के हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती से टकराती है। ठीक है, टकराती है, जिससे कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे धूप से जलन होता है, मोतियाबिंद होता है, त्वचा कैंसर होता है, हाँ, और त्वचा मुरझा जाता है। ये सभी समस्याएं देखने को मिलता है आपको जो है सो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है सो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त संघ राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ठीक है। तो ये है आपको जो है सो किस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने ग्रीन हाउस गैस की वायुमंडलीय सांद्रता में स्थिरता से संबंधित ज्ञातव्य है। CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। 2023 में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो किस देश ने किया था आपको जो है सो संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। और 25 में कब किया, कहाँ किया गया आपको जो है सो बे में सुखिया बटोरने वाली लिप्सबर्न घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है आपको जो है सो महासागर से। किससे संबंधित है? महासागर से संबंधित है। ठीक है, महासागर से संबंधित है। लिस्बर्न घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2022 में 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 150 देश से अधिक समूह में आपातकाल के निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। यह घोषणा समाज के सभी वर्गों, युवाओं, नागरिकों, राज्यों, व्यवसायियों और वैज्ञानिक समुदायों से साहसिक प्रतिस्पर्धाओं के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, आजीविका, ठीक है, आजीविका, वैज्ञानिक समुदाय की आजीविका सुरक्षित ग्रहण के लिए किया गया। ठीक है। 2030 तक वैश्विक महासागरों में 30% की रक्षा की घोषणा किया गया। ठीक है। अगला है आपको जो है सो 44 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपको जो सो नैरोबी में। कहाँ किया गया? नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी में किया गया। COP 28 संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो COP 28 के संबंध आयोजन स्थल दोहरा कतर है, ये गलत है आपको जो से। ठीक है, ये कथन स्टेटमेंट गलत है। बी नंबर क्या है? गलत है। तो आज हम लोग जो सो इतना
45 तक किए हैं। इससे आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।